नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालेंगे मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा में भी कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं, जिसे लेकर सीएमओ ने चिंता व्यक्त की है और आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। देश भर में एक बार कोरोना ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से कोरोना बढ़ने लगा। सरकार बेहद चिंतित है। इसको लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय होगा। सभी जनपदों में कड़े निर्देश भी जारी कर दिए। मथुरा जनपद में क्या स्थिति है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुप्ता मैडम बताएं क्या स्थिति है मथुरा में। मथुरा में अभी हाल के दिनों में केसेस में कुछ वृद्धि देखने को मिली है, तो सब जनता जन से मैं यही अपील करूंगी कि सारे लोग सचेत रहें, मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर, हाथ धोने का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और हाल फिलहाल में यही उपाय है। और कोविड वैक्सीनेशन में आप जब भी आपकी बारी आएगी, अभी सीनियर सिटीजन्स का चल रहा है, तो उसमें अच्छे से सब लोग टीका लगवाएं। सारे लोग इसकी टीकाकरण कार्यक्रम की अवहेलना ना करें, क्योंकि इस समय यही एक बचाव का साधन है जो कि सुरक्षित है और इसी के द्वारा हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, अभी पिछले 3 दिन पहले एक दिन में 10-10 केसेस निकले, उनमें ज़्यादातर वृंदावन में है, जहाँ पे कुंभ लगा हुआ, बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ, जो 10 केस निकले थे उसमें से हमने उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी, तो उसमें 2 साधु संतों के यहाँ थे और बाकी छिटपुट केसेस और भी मिले हैं। तो वृंदावन में मैं यही कहूँगी कि इधर ज़रा ज़्यादा एहतियात रखें वृंदावन के लिए। किसकी सैम्पलिंग की टेस्टिंग वगैरह सब ठीक चल रहा है और हम बाहर से आने वाले यात्रियों की भी बराबर उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पे भी सैम्पलिंग कर रहे हैं और उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम बराबर कर रहे हैं। ब्रज का वर्ल्ड फेमस होली का त्यौहार आ रहा है, जिसमें लाखों लोग आएंगे, तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे? वो तो गाड़ियों बसों से आते हैं लोग बाहर से। हाँ, ये हमारी पूरी तैयारी रहेगी। हम जगह जगह पे अपनी सैम्पलिंग टीम लगाए हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं बराबर। लेकिन जनता को भी इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। बहुधा देखने में आता है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, खुले मुंह घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अकेले मास्क से ही हम कोविड केसेस जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, तो ये हम फिर से ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और सिर्फ मास्क ही अगर लगा के बाहर निकलें तो ये काफ़ी कुछ हमें इसमें बचाव हो जाएगा। आपने मथुरा के सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने बताया कि जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है इस बीमारी पर काबू पाने के लिए। मथुरा में जहां कोविड के जो एक्टिव केस है वो 3 और 4 पहुंच गए, लेकिन वो फिर जंप मारकर 45 के आसपास आंकड़ा पहुंचा। अभी भी फिलहाल की स्थिति 40 के आसपास है। तो जैसा सीएमओ मैडम ने बताया कि बराबर टेस्टिंग की जा रही है, सैम्पलिंग की जा रही है रेलवे स्टेशनों या बस अड्डे पर, लेकिन जनता का सहयोग जरूरी है और सबको मास्क लगाकर उचित दूरी का पालन करना चाहिए और जब उनकी बारी आए तो वैक्सीन भी लगाएं। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर शासन स्तर से 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करने की गाइडलाइन जारी हुई है। इसी के चलते गुरुवार को जिले के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। इसके लिए शासन स्तर से समूचे प्रदेश में 19 से 24 मार्च तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इन सब आयोजनों को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए गुरुवार को वेटनरी विश्वविद्यालय में अधिकारियों की एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता शासन द्वारा मथुरा जनपद के लिए नियुक्ति की गई नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने की। इस बैठक में मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता समेत जिले के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। 5 दिवसीय आयोजनों के बारे में नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उस उपलक्ष्य में सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन सामान्य तक उनका पहुंचाना, लाभार्थियों तक उस बात को जाना और साथ ही प्रदेश के सभी ज़िलों में ये कार्यक्रम होगा। 19 तारीख से 24 तारीख तक का कार्यक्रम है, जिसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और अन्य लाभार्थियों के लिए, गरीबों के लिए जो भी योजनाएं दी जा रही हैं उनका सम्मान होगा उन लोगों का। और माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला प्रशासन द्वारा एक समग्र प्लान बनाया गया है
आज उसी की समीक्षा थी और उसी का एक रूपरेखा आज फाइनल की गई है अधिकारियों को। कार्यक्रम कहाँ होगा जनपद में आयोजित या अलग अलग स्थानों पर? जनपद में पहले दिन जो मुख्य कार्यक्रम होगा वो तो यहीं पे इसी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी आएंगे और उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम कल संपन्न होगा। उसके बाद विभिन्न विकास खंडों पे, जिला स्तर पे, नगर निगम क्षेत्रों में और ब्लॉक्स में सभी जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस दौरान कोई पुस्तक का भी विमोचन का कार्यक्रम है ऑनलाइन? कल एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिला स्तर पे जो 4 वर्षों में काम हुए हैं, जिला स्तरीय पुस्तक का भी विमोचन होगा। गुरुवार को मथुरा के जिला चिकित्सालय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखा गया। वहीं उन्होंने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर 1 दिवसीय उपवास रखा गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर राजकीय ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन है, राजकीय नर्सेज संघ है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकेतर संघ है, डिप्लोमा फार्मासिस्ट है, राजकीय नर्सेज संघ है, राजकीय माध्यमिक संघ, तो कुल मिलाकर तमाम संगठनों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हैं और अपनी मांगों को लेकर उपवास पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगें क्या है, आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किन मांगों को लेकर आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? सतीश कुमार गौतम, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। गौतम जी, किन मांगों को लेकर उपवास है और ये कब तक रहेगा? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश आह्वान पर यहाँ जो है धरना और उपवास है, 1 दिन का धरना उपवास किया है। इससे पूर्व शायद विदित हों आपके, फीता बांधकर लगातार लोगों के कर्मचारियों ने काम किया था इस सरकार को बताने के लिए कि हमारी मांगों को जो जायज़ मांगे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी जायज़ में जो कोरोना काल में सबने ड्यूटी करते हुए कर्मचारियों ने अपनी जानों की आहुति दे दी, उसके डीए फ्रीज कर दिए गए, डीए भी काट दिए गए। डीए काटने के बाद पुरानी पेंशन तो पहले से लोगों की गायब कर दी। नई पेंशन व्यवस्थाओं में अब हमारा ही पैसा दे के और हमारा ही पैसा बाद में जो है टुकड़ों में पेंशन दी जाएगी। संविदा पर लोगों को जो रखा गया है उनको नियमित करते हुए जो पद खाली पड़े हैं उनको नियमित भरे जाएं। आउटसोर्सिंग जो है बंद कर दी जाए और जो आउटसोर्सिंग में और संविदा में लोग आ चुके हैं उनको नियमित कर दिया जाए। किसी का 6वां वेतन आयोग है, उसमें कई कमियां रह गई हैं। कुल कितनी मांगे हैं सब मिलाकर? ये 18 सूत्री मांगे हैं। 18 सूत्री मांगों के साथ साथ हमारी 9 अतिरिक्त मांगे संशोधन में हैं। हम चाहते हैं जनता को कोई परेशानी न हो, इसलिए उपवास और धरना प्रदर्शन करते करते जनता की सेवा भी करते रहे। आज कोई परेशानी कोविड में नहीं होने दी लोगों को, टीकाकरण में कोई काम बाधा नहीं उत्पन्न की गई है। परिषद का सदैव यही प्रयास रहा है कि सरकार का ध्यान कर्मचारी समस्याओं की ओर आकर्षित कराकर निराकरण कराया जाए, यही मंशा रही है। सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि कर्मचारी समस्याओं का निस्तारण पहले नहीं किया तो परिषद के हाईकमान द्वारा आंदोलन की घोषणा जो की गई है वो आगे चल के शायद हो सकता है हड़ताल की जाए। मांगे पूरी नहीं होगी तो? मांगे पूरी नहीं हो तो कर्मचारी में इतना रोष है, कई स्तर तक जाने के लिए तैयार है। कितना इसके लिए अल्टीमेटम या समय क्या है? ये प्रदेश कार्यकारिणी डिसाइड करेगी, उनके बाद जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसमें अमल करेंगे। आपने सुना, सतीश गौतम ने पूरा बता दिया। उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं और 9 मांगे हैं जिनमें संशोधन होना, तो कुल मिलाकर 27 मांगों को लेकर 1 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, उपवास है। उसी के साथ वो अपनी जो सेवा है वो भी बदस्तूर जारी किए हुए हैं। तो एक अच्छी बात है कि आम जनता जो अस्पताल में आती है या और विभागों में उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ के साथ उन्होंने बताया है कि यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है और कितनी इनकी मांगों को पूरा करती है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसका सभी शिक्षाविद मिलकर विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखिए। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में दाखिले को लेकर परेशान छात्रों और अभिभावकों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसका सभी शिक्षाविद मिलकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षाविद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी स्कूलों को उस बच्चे को दाखिला देना होगा। बिना टीसी के स्कूल में दाखिला आदेश का सभी शिक्षाविद मिलकर विरोध कर रहे हैं और डीसी कार्यालय के बाहर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान और अन्य शिक्षाविद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बिना टीसी के दाखिला आदेश वापस लो के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना था कि ये आदेश सरासर गलत है, बच्चों के भविष्य के लिए अहित में जारी किया गया है और इसे सरकार को वापस लेना होगा। ये एजुकेशन कोड में तो स्पष्ट लिखा है कि बिना टीसी के एडमिशन नॉट अलाउड,
लेकिन ये सरकार कभी कोई ऑर्डर कर देती है। अब प्राइवेट स्कूल और निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मतभेद पैदा कर दिया और ये जो है गलत है। बिना टीसी के तो दाखिला होना ही नहीं तो जब कोई माँ बाप इतने बिगड़ जाएंगे कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इससे कच्चे लालच में बच्चों का जीवन खराब करने पर तुली हुई है। मेरे सैकड़ों की संख्या में फरीदाबाद के सभी शिक्षाविद आज इस धूप में गर्म मौसम में डीसी साहब के गेट पर खड़े हैं। उसका एक ही प्रयोजन है आने का कि अभी 10 तारीख को शिक्षा निदेशालय ने एक बहुत ही खतरनाक आदेश पारित किया है जिससे स्कूलों की असमानता भंग हो रही है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बिना टीसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला हो जाएगा। ये एक तुगलकी फरमान, बेतुका रवैया शिक्षा निदेशालय का रहा है और उसके खिलाफ आज हम शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए मेरे फरीदाबाद के सैकड़ों स्कूल संचालक हमारे साथ आए हैं। एटा की मारहरा पुलिस ने अवैध शराब बनाने के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए एक व्यक्ति को भी दबोचा है। एटा जनपद की थाना मारहरा पुलिस ने अवैध शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ में अभियुक्त के पास से 20 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई है। हम आपको बता दें कि एसएसपी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मारहरा पुलिस द्वारा नाथुराम पुत्र किशन लाल लोधी राजपूत निवासी हयातपुर माफी थाना मारहरा एटा को एक प्लास्टिक की कट्टी में 20 लीटर कच्ची शराब और 15 लीटर लहन और प्लास्टिक की पन्नी में 3 किलो यूरिया खाद और शराब बनाने के उपकरण के साथ ग्राम हयातपुर माफी नाथुराम के खेत में बने ट्यूबवेल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कॉपर यानी एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुमूल्य गुणों का खजाना। विश्व भर के डॉक्टरों का मानना है कि हमारी 80% बीमारियां डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं। कॉपर कैंसर, जोड़ों के दर्द तथा अर्थराइटिस जैसी भयानक बीमारियों की रोकथाम में भी मदद करता है। कॉपर के इन्हीं खूबियों को ध्यान में रखकर माँ श्री कॉपर बनाते हैं सबसे बेहतरीन कॉपर प्रोडक्ट्स। ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड कंपनी माँ श्री कॉपर के पास है कॉपर से बने प्रोडक्ट की विशाल रेंज। संपर्क करें 8057799999 पर। माँ श्री कॉपर, प्योर कॉपर इज आवर प्रॉमिस। हम पूछेंगे सवाल, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके दांतों का रंग कैसा होगा? सर सफेद। आप देंगे जवाब। हमारे देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। हर सवाल में होगा रोमांच। पीटी उषा का पूरा नाम बता दीजिए। पीटी उषा का पूरा नाम तो नहीं पता। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। RCA का फुल फॉर्म बता दीजिए। बाबूलाल श्यामलाल कुछ। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। मोदी साहब का अपना पूरा नाम बताइए। अच्छा, दामोदर नरेंद्र मोदी। ताजमहल के पीछे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? यमुना। एक जो हमारा द लोन फैक्ट्री की तरफ से जो गिफ्ट इनके लिए बनता है, प्लीज इनको गिफ्ट दिया जाए। और देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द लोन फैक्ट्री। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 21 तारीख को फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के होली मिलन समारोह का विरोध लगातार जारी है। गुरुवार को दयालपुर गांव में किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने पंचायत कर कार्यक्रम आयोजित नहीं होने देने की अपील की है। गांव दयालपुर में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम को लेकर पंचायत में शामिल हुए कांग्रेस नेता जगन डागर ने कहा कि वो भी एक किसान के बेटे हैं और हर हालत में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। एक तरफ तो किसान पिछले कई महीने से अपने परिवारों के साथ धरने पर बैठे हैं और दुष्यंत चौटाला यहां होली मिलन समारोह करके उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि कृषि कानूनों को लेकर हम भी किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला आते हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं। किसान से बैर और बढ़िया से यारी और कांस का खेत और सांस की बीमारी, ये बीजेपी का वक्त खराब आ रहा है, क्योंकि हमने इसको बहुत ही जो है ना उत्साह से बनाया था और जनता का हित गया भाड़ में, लूट हो गई तेज, गोरों को तो मात कर गई ये काले अंग्रेज। इन काले अंग्रेजों ने जो काले कानून बनाए, ये जो है ना हम इनको निरस्त चाहते हैं। जैसे हिंदुस्तान आजाद है ऐसा ही किसान आजाद रहना चाहता है। अगर किसान गुलाम हो गया तो देश गुलाम हो जाएगा। मन गदगद हो उठा, नजरें हुई निहाल, मियां गधों के कब्जे में है अब शाही घुड़साल। धर्म कर्म क्या, राजनीति क्या, बिजनेस व्यापार,
हर मंडी में हावी है चारों तरफ दलाल। मक्खन में से बाल जिस तरह और दूध से मक्खी, काम निकलते ही महफिल से बाहर दिए निकाल। आज देश की हालत क्या है तुम जनता से पूछो। किस कीमत आटा बिक रहा है, किस कीमत बिक रही है दाल। मजदूर परेशान, किसान परेशान। और ये अपनी मनमानी, भारत में कोई संविधान नहीं है जो ये नेता कहते वो संविधान है। ये तीसरी पंचायत नहीं है। वैसे तो जो हमारा आयोजन है वो 15 तारीख से ही हर गांव में 3-3, 4-4 हमारा जो पंचायत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बामन पायल की किसान संघर्ष समिति है उसको खुद लोग बुला के हमें समर्थन मिल रहा है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। ये एक किसानों में जो जागृति आ रही है कि यहाँ भी हमें दयालपुर गांव से आज न्योता गया कि जी आप लोग आए और हम लोग आपके समर्थन में हैं। तो किसानों को भारी समर्थन मिल रहा है, हम लोगों को बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, वहीं स्कूल और इलाके से शराब के ठेकों को हटाने की मांग की। भारतीय समता फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकारी स्कूलों के पास शराब के ठेके हटाने की मांग संबंधी ज्ञापन दिया। समता फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता सरकारी स्कूल के बराबर में देसी शराब के ठेके समेत अन्य ठेकों को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहाँ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी नवनीत चहल को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकारी स्कूलों समेत रिहायशी इलाके में स्थापित शराब के ठेकों को हटाया जाए। बसंत विहार में एक ठेका आवंटित हुआ है पूर्व में, और बसंत विहार का जो ठेका शराब का है, जो देशी शराब का ठेका है, उसका कथित संचालक उसे आशापुरम में एक सरकारी स्कूल के पास चलाता है और उसी स्कूल के पास 20 मीटर पे ही मंदिर है। ठेके से 20 मीटर की दूरी पर ये है। आवंटन हंसराज कॉलोनी के नाम से है और वो जो ठेका चलाया जा रहा है घनी आबादी में, अनुसूचित जाति बाहुल्य इलाके में, मिश्रित आबादी में, गरीबों के क्षेत्र में वो ठेका चल रहा है आशापुरम के अंदर। हमने आज अपने यहाँ पर 7 सूत्रीय ज्ञापन हमने यहाँ पर जिलाधिकारी मथुरा को सौंपा है और हम ये चाहते हैं कि ये एक तो आवंटन रद्द हो, क्योंकि उस ठेके के द्वारा उधार दारू दी जाती है 80 रुपये का पौवा 100 रुपये में, और 24 घंटे दारू दी जाती है। आप रात को 2 बजे भी खुलवा सकते हैं उसे, रात को 4 बजे भी खुलवा सकते हैं, सुबह 7 बजे भी दे सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की एक बैठक आगरा में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की मांग की गई। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता को लेकर प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक परिचर्चा संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अयोध्या प्रसाद अग्रवाल ने की, जिसमें डॉक्टर देवी सिंह नब्बार भी मौजूद रहे। देवी सिंह ने बात करते हुए बताया कि 30 सितंबर 1921 को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद की स्थापना हुई थी, जिसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बोर्ड ने 100 वर्ष पूरे होने पर मिशन गौरव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसी क्रम में यदि आगरा में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया जाता है तो ये बोर्ड के लिए गौरव की बात होगी और आगरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर देवी सिंह ने आगरा में बोर्ड की क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मांग की। वो इस मांग को लेकर विगत 21 वर्षों से किए गए संघर्ष पर भी प्रकाश डाला। आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो, इसकी आवश्यकता, इसका औचित्य, किए गए प्रयास और सुझाव, ऐसे करके ये परिचर्चा हमने यहाँ रखी है और इस परिचर्चा को हम और विस्तार देंगे। 15 जनपद जो हमने चिन्हित किए हैं यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के लिए, उसमें हम फैलाएंगे। अभी तक हम शिकोहाबाद में परिचर्चा कर चुके हैं, आगरा में परिचर्चा कर चुके हैं और आज ये मथुरा में हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का 5 क्षेत्रीय बोर्ड हैं। आगरा और अलीगढ़ मंडल इस समय मेरठ बोर्ड से संबद्ध हैं। हमारे आगरा और अलीगढ़ मंडल के लाखों विद्यार्थी मेरठ बोर्ड से संबद्ध होने के कारण उनके नाम में गलती आ जाती है, उनके अनुक्रम में गलती हो जाती है, उनके माता पिता के नाम में गलती हो जाती है, या विद्यालयों की जो मान्यता होती है वो मेरठ से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ के छात्र, विद्यार्थी, अभिभावक सभी परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 6वां क्षेत्रीय बोर्ड आगरा में गठित होना चाहिए। कासगंज के सौरो क्षेत्र में प्रधान द्वारा टीकाकरण शिविर लगवाया गया, वहीं 3 माह के एक बच्चे की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के गांव मानपुर नगरिया में छोटे बच्चों को टीका लगाने का शिविर गांव के प्रधान द्वारा यहां लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर गांव में बच्चों के टीका लगाया।
वहीं आपको बता दें कि 3 माह के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगने से मौत हो गई। बच्चे के पिता वीरेश ने बताया कि गांव की आशा उसके घर आई और उसकी पत्नी को बच्चे के टीका लगवाने को कहा। उसकी पत्नी नंदिनी ने अपने बेटे को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम का शिविर लगा हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चा रोने लगा, जिसके 4 घंटे बाद मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 1 माह पूर्व भी इस तरह की घटना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भेटानो में घटित हुई थी। टीका लगा था, उन्होंने टीका वैसा लगा दिया एक्सपास जी। फिर हमारा बच्चा खत्म हो गया। कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्चे की उम्र था 3.5 महीने। बात की जाए किस तरह से पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं हम, जैसे कि जो हमारा बच्चा खत्म हुआ टीका के मतलब इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जब इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जांच की जा रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो संज्ञान में आया था मेरा मामला कि बच्चे की मौत हुई है और वैक्सीन के बाद हुई है मौत, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। ये इस मामले में हो सकता है वो बच्चा पहले से कुछ बीमार हो, उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई हो, फिर भी अगर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी मैं जांच कर रहा हूँ वैक्सीन की, किस तरह की वैक्सीन की, एक्सपायरी तो नहीं की गई या उसमें कुछ खराबी तो नहीं की, इसकी मैं जांच कर रहा हूँ। कासगंज जनपद में एक नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नेत्र रोगियों ने लाभ लिया। कासगंज के गांव सिजावलपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार नेत्र शिविर कैंप लगाया जा रहा है, जहां कासगंज के मिशन हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को उपचार दिलाया गया। अब तक पिछले मरीजों के सफल ऑपरेशन होते आए हैं। इसी विश्वास को लेकर क्षेत्र भर से सैकड़ों मरीजों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए। मरीजों को दवाएं चश्मे मुफ्त वितरित किए गए। वहीं ऑपरेशन से संबंधित मरीजों को भर्ती कराया गया, जबकि समाज सेवी द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों की खाने पीने की उचित व्यवस्था कराई गई और मरीजों को लाने ले जाने का भी पुख्ता इंतजाम किया गया। मीडिया के सवालों पर भावुक होते हुए वसीम खान ने बताया कि उनके स्वर्गीय पिताश्री द्वारा नेक कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, तभी से वो नेक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा कि जब भी गरीब मजलूम के दिल से मेरे लिए दुआ निकलती है तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। समाज की सेवा ही इबादत का दूसरा नाम है। ये बात जनपद कासगंज के गंडनवारा में देखने को मिली, जहां एक समाज सेवी द्वारा नेत्र शिविर कैंप का आयोजन कराया गया, जहां कस्बा व क्षेत्र भर से सैकड़ों मरीज आए और उनका इलाज यहाँ चल रहा है। आप देख सकते हैं जिन मरीजों को ऑपरेशन बताया गया था वो मरीज यहाँ मौजूद है, महिला मरीज, और जो जेंट्स मरीज हैं वो इस छत के ऊपर मौजूद हैं। वहीं यहाँ के जो समाज सेवी हैं सिजावलपुर के ग्राम प्रधान जी, इनकी आंखों में स्वयं दवाइयाँ डाल रहे हैं। और ये कैंप किस उपलक्ष्य में लगाया जाता है, आइए इसके बारे में उनसे जानकारी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम खान जी। तो बताइएगा वसीम भाई, सबसे पहले तो आपका बाई न्यूज़ में स्वागत है। बताइएगा ये कैंप जो लगाया गया है, शिविर कैंप, क्यों लगाया गया है? ये सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि हम गरीबों की सेवा कर सकें। जो लोग इतने दूर जाके अपना ऑपरेशन या अपनी जेब का भार नहीं उठा पाते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो उसके लिए हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और वही मेरे लोगों से अपील भी है कि मेरे साथ साथ और भी लोग इस काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो लोग असहाय लोग होते हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी ये मदद हो जाना चाहिए। ये कैंप जो आपने लगाना शुरू किया है, ये कौन सा कैंप है आपका, कितने वर्ष हो गए, और ये कैसे आपके मन में आया कि हम ये जो लोगों की आंखों की रोशनी कम है उनको रोशनी देने का ये काम कर रहे हैं? यहाँ एक तरफ कुछ लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वहाँ आप जो है लोगों को रोशनी देने का काम कर रहे हैं, ये कैसे आपके मन में आया? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि एक बार मेरे पापा जो वाले साहब थे वो अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने मेरठ गए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि बहुत परेशानी के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा, ऑपरेशन मैंने कराया। और मुझसे उन्होंने कहा कि आप इतने अच्छे काम करते रहते हो, कोई एक काम ऐसा भी करो जो गरीबों की मदद हो। तो उसी वक्त मैंने उनकी उस बात को सुन के और अमल किया, और मैंने क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज से संपर्क किया डॉक्टरों की टीम से। वहाँ उन्होंने मुझे डेट दी और मैंने पहला कैंप आज से लगभग 5 बरस पहले मैंने वो एक नेत्र चिकित्सक का एक सफल आयोजन कराया था मैंने। लगभग कितने 5 वर्ष आपको हो गए, तो आज जो मरीज आए हैं, कितने मरीज आए होंगे, कितने ने रजिस्ट्रेशन कराया? अभी मेरे ख्याल में लगभग 300 से ऊपर हमारे यहाँ मरीजों के OPD हो चुकी है, और लगभग 100 पेशेंट ऐसे हैं शायद जिनके आंखों के लेंस पड़ेंगे। आगे का क्या प्रयास है आपके? आगे का प्रयास मेरा ये है कि जब तक मुझे ऊपर वाला हिम्मत देता रहेगा और आप जैसे दोस्त और सारे सहयोग मेरे लोग जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी इस तरह के प्रोग्राम कराता रहूं, कार्यक्रम, जिससे कि गरीबों का भला होता रहे। देखिए, लोग किसी को पैसा तो दे सकते हैं आमिर भाई किसी की परेशानी में, लेकिन वक्त देने वाले बहुत कम हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ में अपना वक्त दे दूँ, और जब मैं अपना वक्त देता हूं और लोग मुझसे संतुष्ट हो जाते हैं और देखते हैं, जब मुझे वो दुआएं देते हैं, तो आप यकीन मानना मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। हालांकि इस प्रोग्राम को जो मैं करा रहा हूं,
आज मुझे 3-4 दिन हो गए इसमें बराबर भागते दौड़ते, और मेरी पब्लिसिटी अलाउंस वगैरह जो हुए। लेकिन जब लोग यहाँ आए हैं और उनकी आंखों में दवाई पड़ रही हैं और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब वो मुझे और मेरे परिवार को जो दुआएं दे रहे हैं, वो मुझे बहुत बड़ी दौलत दे रहे हैं। चलिए, बड़ा खुशी की बात है। ये थे हमारे साथ मौजूद सियावलपुर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, और पहले भी कई बार प्रधान रह चुके हैं। ये समाज की सेवा पिछले कई वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब किसी की हम मदद करते हैं, किसी लोगों की जब हम मदद करते हैं, उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो इनकी थकावट पूरी दूर करती हैं। इनकी एक कार्यशैली अन्य लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करेगी। बाय न्यूज़ से मैं आपके साथ आमिर कुरैशी। कासगंज की पटियाली में आगामी त्योहारों को देखते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया गया। इस दौरान वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। पटियाली कोतवाली के सीनियर सब इंस्पेक्टर अवधेश भदौरिया ने आज पुलिस फोर्स के साथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर कस्बे के मुख्य मार्गों पर पैदल गश्त किया। गश्त करते हुए उन्होंने ठेले वालों से सड़क किनारे एक तरफ ठेले लगाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठेले को ऐसी जगह लगाएं जहां जाम की स्थिति न हो पाए। अवधेश भदौरिया ने पटियाली मेन बाजार गंज गुरुद्वारा मार्ग, पटियाली नरदौली मार्ग, पटियाली सिड़पुरा मार्ग और मुख्य बाजार में दोपहिया और चौपहिया वाहनों को चेतावनी देकर कहा कि अपने अपने वाहन एक तरफ खड़ा करें, जिससे बाजार में जाम की स्थिति न हो सके। JCI मथुरा सिटी ने शहर के एक स्थानीय होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नगर निगम और विद्युत कर्मियों को सम्मानित किया। भारतीय जेसीस के कार्यक्रम सैल्यूट दी साइलेंट वर्कर के अंतर्गत JCI मथुरा सिटी द्वारा इस माह मथुरा वृंदावन नगर निगम की स्वच्छता कर्मियों और विद्युत विभाग के लाइनमैनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला होली गेट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा निगम कर्मचारियों और विद्युत कर्मचारियों को टी-शर्ट, गमछा और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व जेसी अध्यक्ष श्री कृष्ण द्वारा महापौर को पटका उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए पूर्व अध्यक्ष जेसी अंशुल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि जेसी के द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आगे भी प्रत्येक माह विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य कर्मी, अग्निशमन विभाग, पुलिस, डाकघर, मीडिया कर्मी आदि को भी सम्मानित कर प्रोत्साहन का कार्यक्रम रखा जाएगा। आज JCI मथुरा सिटी की तरफ से हमारे मथुरा में वर्क करने वाले साइलेंट वर्कर्स जो समाज सेवा करते हैं और हमारे लिए स्वच्छता, बिजली इत्यादि की सफाई करते हैं, तो एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये तय किया है कि सभी का जो वर्कर्स हैं हम उनका बारी बारी से सम्मान करें। इसी के तहत आज म्यूनिसिपल कर्मचारी और इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन का हम स्वागत कर रहे हैं। देखिए, आज यहाँ अग्रवाल धर्मशाला होली गेट पर JCI के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ रखा गया। कोरोना महामारी में हमारे जो समाज सेवी थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे लाइनमैन हो या जिला अस्पताल के कर्मचारी, नर्स, कंपाउंडर, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे अनेकों लोगों को अपनी जान जिंदगी पर खेलकर उनको बचाया है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम प्रत्येक माह किसी न किसी डिपार्टमेंट का सम्मान करेंगे। आज उन्होंने विद्युत विभाग के लाइनमैनों का सम्मान किया है और ये एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इससे समाज जागरूक होता है और एक उत्साह हमारे कर्मचारियों में पैदा होता है। गोवर्धन मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। विदित हो कि वैश्विक बीमारी कोविड के चलते लगभग 11 माह तक बच्चे विद्यालय में नहीं जा पाए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के नौनिहालों के लिए 100 दिन का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस संपूर्ण कवायद को मिशन प्रेरणा का नाम दिया गया है। इस सब का मूल्यांकन भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों से कराएगी, जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानने के लिए प्रेरणा लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, तकनीकी मजबूती, पेपरलेस ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को राज्य परियोजना निदेशक विजय करण आनंद के मार्गदर्शन में सुदृढ़ीकरण करने को अपनी प्रमुख योजना में शामिल किया है। मिशन प्रेरणा की इसी विशेष पहल के अंतर्गत गुरुवार 18 मार्च 2021 को मथुरा जनपद के विकास खंड गोवर्धन में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का माननीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों और विकास खंड गोवर्धन के सभी सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापकों की गर्मामयी उपस्थिति और खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन संजय सिंह के निर्देशन में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित रमन रेती आश्रम पर भव्य आयोजन किया गया। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के इस कार्यक्रम का शुभारंभ गोवर्धन विधायक कारिंदर सिंह, ब्लॉक प्रमुख बाबूलाल, गोवर्धन चेयरमैन पंडित खेमचंद शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक को मनाया जाना था और 17 तारीख इसका प्रस्तावित थी, क्योंकि यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास 2 ब्लॉक का चार्ज है
तो इसलिए आज ये है प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, सरकार की जो योजना है कि मिशन 100 डेज का एक मिशन चलाया गया है, जिसमें कोविड-19 में जो बच्चे पढ़ाई की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, क्योंकि 11 माह तक विद्यालय बंद रहे हैं, तो उनको बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये कितना साबित हो पाएगा? हमें लगता है कि पहली बार एक शासन ने ऐसी पहल की है कि जिसमें 100 दिन का एक अभियान चलाया है, और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि पूरी तरह से यह कार्यक्रम सफल है। तो इसका कोई रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? हाँ, इसका रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि शासन ने इस दौरान व्हाट्सएप के माध्यम से, ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों को जोड़ने के प्रयास किए थे। 2 दिन बंद रहने के बाद बुधवार को जनपद में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की 140 शाखाएं सामान्य दिनों की तरह खोली गईं। 4 दिन बाद बैंक खुलने के कारण सभी बैंकों में सुबह से ही रुपये के लेन देन करने वालों बैंक उपभोक्ताओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। बैंकों में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ अधिक होने के कारण सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ा। सुबह से दोपहर तक भीड़ अधिक होने के कारण लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। सर्वाधिक भीड़ सेंट्रल बैंक, SBI बैंक और केनरा बैंक और मुख्य शाखाओं की पोस्ट ऑफिस शाखा में बनी रही। बृहस्पतिवार को बताया गया कि लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने के कारण बुधवार को सभी 140 बैंक शाखाओं के अलावा 5 ATM भी खोले गए। शाखा प्रबंधक ने बताया कि सरकार ने बैंक कर्मियों की हड़ताल के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की है। रश है काफी बैंक में, लोगों को कर रहे हैं काम। 4 दिन बाद दिक्कत तो है ही, लोगों दिक्कत हुई है। 4 दिन में बैंक खुली है। आज सर भीड़ भाड़ कैसी हुई? ग्राहक भीड़ भाड़ ठीक रही, कल भीड़ ज़्यादा रही, आज थोड़ा नॉर्मल रही। सबका पेमेंट किया, सबका काम किया है बैंक ने नियमानुसार, जो है मिलने के बावजूद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।